आइए बच्चों, इस समय हम लोग यहाँ पर टॉपिक जो कवर कर रहे हैं वह है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी हम लोग कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चंस दोनों चीज़ें साथ में चल रही हैं। आज का जो टॉपिक है प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत आज हम आपको बताएंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है, फार्मूला भी समझेंगे और उसका कॉन्सेप्ट भी देखिएगा। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है, इसकी मीनिंग को थोड़ा फील भी कीजिएगा। तो कंडीशनल यानी कि वहाँ पर एक कंडीशन लगा दी जाती है। तो कंडीशन लगा देने का मतलब आप यही ना समझो कि कंडीशन लगा देने का मतलब काम कठिन हो गया है, बल्कि कंडीशन लगा देने का मतलब कहीं ना कहीं से यहाँ पर काम बल्कि कुछ आसान हो जाता है। किस तरह से, अभी हम आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। दोस्तों, पहले तो थोड़ा सा डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं, किस तरह से डिनोट करते हैं। दो इवेंट हैं ए और बी। अगर मैं कहूं पी ए अपॉन बी, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसका मतलब होता है द प्रोबेबिलिटी फॉर अकरिंग द इवेंट ए वाइल द इवेंट बी हैज अकर्ड ऑलरेडी। यानी कि घटना ए के घटित होने की प्रायिकता, जबकि ये शर्त आपको दी हुई है कि घटना बी घटित हो चुकी है। तो दो इवेंट हैं ए और बी, आपको ये बता दिया गया है कि इवेंट बी हो चुकी है। अब इवेंट बी हो चुकी का मतलब उसके जो रिजल्ट हैं वो आपके सामने आ चुके हैं कि भाई इवेंट बी तो हो चुकी है, उसके बारे में आपको सब पता चल गया। अब इसके बाद इवेंट ए के होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपसे पूछी जाती है। तो पी ए अपॉन बी का मतलब है इवेंट ए की होने की प्रोबेबिलिटी, जबकि आपको बता दिया गया है कि इवेंट बी हो चुकी है। यही कंडीशन है, आपको यहाँ पर कंडीशन दी हुई है कि इवेंट बी हो चुकी है, तो इसको बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो वहाँ पर एक कंडीशन दे दी गई है, बल्कि इसको अच्छा ही समझो, आपको एक हिंट दे दिया गया है, आपको एक जानकारी दे दी गई है कि भाई इवेंट बी हो चुकी है। अब बताइए इवेंट ए के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो इवेंट बी हो चुकी है, तो उससे संबंधित बातें आपको पता चल चुकी हैं, तो कहीं ना कहीं से आपको एक हिंट मिल चुका है। तो काम देखा जाए तो कुछ आसान हो चुका होगा। कैसे, अभी समझते हैं। तो इसका मतलब मैंने आपको क्या बताया, चलो लिख भी देते हैं। इसका मतलब होगा द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग द इवेंट ए if the event B has occurred already। ठीक है बच्चों, तो इवेंट ए के होने की प्रोबेबिलिटी, जबकि इवेंट बी वहाँ पर हो चुकी है, या यहीं पर मैं कह दूँ पी बी अपॉन ए। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा इवेंट बी के होने की प्रोबेबिलिटी, जबकि इवेंट ए हो चुकी है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग द इवेंट बी वाइल द इवेंट ए हैज अकर्ड। ठीक है बच्चों, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का इस तरह से हम लोग डिनोट करते हैं। और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब एक कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि इवेंट बी हो चुकी है। अब बताइए इवेंट ए के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो ये प्रकार से इसकी डेफिनेशन ही हो गई, ठीक है ना। लेकिन अब आइए हम लोग इसकी मीनिंग को थोड़ा और ठीक से समझें और इसको फील भी करें और इसका फॉर्मूला भी तैयार करें। बच्चों, चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने का प्रयास करते हैं। सपोज कीजिए क्लास में 20 बच्चे हैं, उसमें 10 बॉयज़ हैं और 10 गर्ल्स हैं। एक बच्चा क्लास से बाहर आया, आपने उसको देखा नहीं, लेकिन एक बच्चा क्लास से बाहर आया। अब अगर आपसे पूछा जाए कि भाई कौन बच्चा क्लास से बाहर आया, आपको गेस करना है। अगर आप वहाँ पर गेस करोगे तो वहाँ पर कितने प्रकार से ऑप्शन थे, कितनी वहाँ पर आउटकम्स यानी कि रिजल्ट है ना, कितने मौजूद थे। तो सब मिलाकर के 20 वहाँ पर चिल्ड्रन हैं। तो 20 चिल्ड्रन में से कोई भी एक हो सकता है। आप गेस करके किसी एक बच्चे का ही तो नाम बोलोगे, तो आपकी बात सही होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो एक प्रकार से देखा जाए तो वो होगी 1/20, क्योंकि आपके पास फेवरेबल आउटकम के नाम पर केवल एक है, क्योंकि आपको केवल एक ही बच्चे का नाम बोलना है।
जबकि टोटल वहाँ पर जो पॉसिबिलिटीज हैं वो वहाँ पर 20 हैं। अब यहीं पर अगर आपको मैं एक कंडीशन दे दूँ, उसी कंडीशन को हम लोग साधारण बोलचाल की भाषा में हिंट कहते हैं ना, जैसे हम आपको चलिए आपको एक हिंट दे रहे हैं। अब मैं वहीं पर आपको एक कंडीशन दे दूँ कि भाई चलिए मैंने आपको ये बता दिया कि जो बच्चा बाहर आया था वो बॉय है। अगर वो बॉय है तो देखा जाए तो आपका काम आसान हो गया। अब क्या करोगे, अब आप 10 बॉयज़ थे 10 गर्ल्स थी, इसका मतलब जो बच्चा बाहर आया है, अब आपके पास टोटल ऑप्शंस के नाम पर 20 नहीं है, केवल 10 है। अब उन्हीं 10 लड़कों में से ही तो कोई लड़का बाहर आया होगा। अब जब आप लोग प्रोबेबिलिटी बताओगे तो अब आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/10, यानी कि अब आप एक लड़के का नाम लोगे, वो सही या गलत जो भी हो, और कुल कितने लड़के थे 10, यानी कि 10 में से कोई एक लड़का बाहर आया है। तो यही कंडीशन है। तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर आपके पास 20 बच्चे थे, तो 20 में से एक बच्चे को डिसाइड करना था, तो प्रोबेबिलिटी थी 1/20। लेकिन आपको एक हिंट दे दी गई, उसी को हम लोग कहते हैं कि हमको एक कंडीशन दे दी गई। हमको कंडीशन दे दी गई है कि भाई वहाँ पर जो बच्चा निकला हुआ है वो एक लड़का है। अब बताइए प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो अब एक प्रकार से देखा जाए तो बच्चों यहाँ पर जितने हमारे पास पॉसिबिलिटीज होती हैं उन्हीं को हम सैंपल स्पेस कहते हैं। तो पहले सैंपल स्पेस में हमारे पास 20 पॉइंट्स थे, 20 सैंपल पॉइंट थे, यानी कि 20 वहाँ पर आउटकम्स थे, या उन्हीं को हम लोग एलिमेंट्री इवेंट्स कहते हैं। बच्चों जब आपको हिंट दे दी गई, जब आपको कंडीशन दे दी गई, तो जो हमारा सैंपल स्पेस था वो चेंज हो गया। बस यही अब आप खास बात समझो। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो लॉजिक है, जो कॉन्सेप्ट है वो यही है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब हो गया कि जब आपको कंडीशन दे दी जाती है तो जो सैंपल स्पेस होता है वो बदल जाता है। पहले आपको एक बच्चे को डिसाइड करना था 20 में से, लेकिन अब आपको एक बच्चे के बारे में जो डिसीजन लेना है वो 10 बच्चों में ही लेना है, यानी कि वहाँ पर जो सैंपल स्पेस था वो बदल गया। आइए इसी तरीके से हम लोग एक और एग्जाम्पल समझें। तो ये इसका लॉजिक मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। अभी हम लोग फॉर्मूला भी समझेंगे, लेकिन लॉजिक देखिए कि लॉजिक यहाँ पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है। बच्चों सपोज कीजिए आप लोगों ने किसी एक डाइस को थ्रो किया। अगर हम किसी डाइस को थ्रो करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 ये 6 आउटकम्स हैं, ये 6 एलिमेंट्री इवेंट्स हैं, ये 6 वहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो बच्चों अगर वहाँ पर 6 पॉसिबिलिटीज़ हैं तो NS का मतलब 6 हो गया। अब आपको एक इवेंट हमने ए दी, हमने आप लोगों से कहा कि भाई यहाँ पर हमने आपसे बता दिया कि 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। मैंने आपसे पूछा बताइए 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो आपकी इवेंट के पास केवल एक ही आउटकम है, केवल एक ही एलिमेंट्री इवेंट है। तो इसका मतलब यहाँ पर 6 आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हो जाएगी 1/6, ठीक है ना बच्चों। अब लेकिन यहीं पर मैं आपको एक कंडीशन लगा दूं। मैंने आप लोगों से ये बताया कि भाई जब आप लोगों ने डाइस को थ्रो किया था तो वहाँ पर उसके अपर फेस में जो नंबर आया था वो एक इवन नंबर है, ये हमको हिंट दे दी गई, या कह सकते हो हमको एक कंडीशन दे दी गई। तो बच्चों हम लाना क्या चाहते हैं 6। पहले हमारे सामने कितने ऑप्शंस थे, 6 थे। पहले हमारे पास 6 पॉसिबिलिटीज़ थी, तो प्रोबेबिलिटी बन रही थी 1/6। लेकिन अब आपको यहाँ पर यह कह दिया गया है कि भाई जो नंबर आया है ऊपर वो एक इवन नंबर है, ये भी एक इवेंट है, और ये इवेंट आपको दे दी गई यानी कि बता दी गई है। यानी कि अब इसी चीज़ को हम लोग ऐसे पढ़ सकते हैं PA/B, यानी कि इवेंट B हो चुकी है, ये हमको पता चल चुका है, ये हमको बताया जा चुका है। इसका मतलब वहाँ पर जो नंबर ऊपर आया था वो एक इवन नंबर है, ये हमको बताया जा चुका है। तो इवेंट B हो चुकी है। अब इवेंट B हो चुकी होने का मतलब हो गया हमको इसके बारे में सब जानकारी पता है। अगर इवेंट B हो चुकी है तो हमारे सामने पिक्चर थोड़ी और क्लियर हो गई। अब हमको ये मालूम है कि वो जो डाइस को थ्रो किया गया था उसमें 2 या 4 या 6 में ही कोई एक चीज़ आई है, और हम क्या लाना चाहते थे, हम लाना चाहते थे 6। तो अब PA/B, तो मैं लॉजिक के हिसाब से कर रहा हूँ, फॉर्मूले के हिसाब से नहीं। देखिए हमारे पास जो हम इवेंट लाना चाहते हैं उसमें हमारे पास कितने आउटकम हैं, 1। लेकिन अब सैंपल स्पेस बदल गया। पहले सैंपल स्पेस में 6 पॉइंट थे, अब सैंपल स्पेस का काम हमारे लिए ये करेगा, और यहाँ पर 3 पॉइंट्स हैं, तो ये प्रोबेबिलिटी हो गई। तो बच्चों PA/B का मतलब होता है अगर इवेंट B हो चुकी है, ये हमको पता चल चुका है, तो इवेंट A के होने की प्रोबेबिलिटी, तब इवेंट A के होने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है बच्चों।
तो यहाँ पर हम लोग क्या लेते हैं, तो अगर देखा जाए तो पी ए अपॉन बी पढ़ते समय नीचे हमने यहाँ पर क्या लिए थे, नीचे हमने सैंपल स्पेस के नाम पर लिया था पूरा सेट बी, यानी कि जो बी वाली इवेंट है उसमें जितने भी आउटकम्स हैं वो हमारे लिए सैंपल स्पेस का काम करेगा। और ऊपर हमने क्या लिया था, ऊपर हमने लिया था कि जो हमारी इवेंट है उसमें जितने भी एलिमेंट्री पॉइंट्स हैं वो हमने ऊपर लिए थे। तो पी ए अपॉन बी का फॉर्मूला यहाँ पर बना एन ए अपॉन एन बी। क्या ये फॉर्मूला सही है? नहीं, यहाँ तक तो सही था, यहाँ तक तो सही था, ये कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने लगाया था वो तो सही था। लेकिन अगर हम इसको फार्मूले के रूप में अगर ये फार्मूला तैयार करेंगे तो फिर ये फार्मूला थोड़ा सा रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ तक तो सही था। तो कॉन्सेप्ट के आधार पर हमने जब क्वेश्चन किया तो क्वेश्चन में कोई कमी नहीं है और ये आंसर बिल्कुल सही है। लेकिन ये जो फार्मूला यहाँ पर निकल करके आया, इसके हिसाब से जो हम लोग एग्जाम्पल से देख रहे हैं तो वो फार्मूला यहाँ पर थोड़ा सा रॉन्ग है। तो सही फार्मूला क्या होगा, आइए एक और एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग सही फार्मूले की तरफ बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो क्यों ना मैं इतनी ही जगह में थोड़ा सा पैरेलल में ही बताऊं, तो ये भी आपके सामने रहेगा, ठीक है ना। तो दोस्तों अब मैं आप लोगों से इस तरह से कहता हूं कि एक डाइस को थ्रो किया गया तो 1 2 3 4 5 एंड 6, ये थी वहाँ पर टोटल पॉसिबिलिटीज़। बच्चों हमने आप लोगों से कहा ए का मतलब था 1 2 3, यानी कि आपसे ये कहा गया कि डाइस को जब हमने थ्रो किया है तो 1 2 3 में से कोई भी एक नंबर आ जाएगा तो हम जीत जाएंगे। तो बच्चों इस आधार पर अगर हम आपसे देखें तो यहाँ पर P ऑफ A जो निकल करके आ रहा है वो बनेगा 3/6, और 3/6 का मतलब 1/2 कह सकते हैं। खैर एक इवेंट B भी यहाँ पर दी हुई थी। इवेंट B का मतलब था, चलिए 4 नहीं बल्कि 3 से स्टार्ट करें, ये था 3 4 5 6, ये था हमारे लिए इवेंट B। बच्चों अगर मैं यहीं पर P ऑफ B निकाल दूं, इवेंट B की प्रोबेबिलिटी, तो वो बनेगी 4/6, यानी कि 2/3 कह सकते हो। चलो ये तो हमने अलग अलग देखा A और B के बारे में। अब मैं बात करता हूं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की। अब मैंने आप लोगों से कहा बताइए इवेंट A के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, व्हाट विल द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग द इवेंट A व्हाइल द इवेंट B हैज़ अकर्ड। अगर हमको ये बता दिया गया है कि इवेंट B हो चुकी है, अब बताइए इवेंट A के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अगर हम ये फार्मूला लगाएंगे तो देखिएगा रॉन्ग हो जाएगा। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। P A अपॉन B, तो हमको ये बता दिया गया है कि इवेंट B हो चुकी है। अगर हमको ये बता दिया गया है कि इवेंट B हो चुकी है तो इसका मतलब 3 4 5 6 इन्हीं 4 नंबर में से कोई एक नंबर ऊपर आया है, ये बात तो तय हो चुकी है। इवेंट B हो गई। अगर इवेंट B हो गई है तो 3 4 5 6 इन्हीं 4 नंबर में से ही कोई एक नंबर ऊपर आया है, ये बात तो सही। इसका मतलब सैंपल स्पेस के नाम पर हमारे पास 4 पॉइंट यहाँ पर आ रहे हैं। बच्चों अब देखो NB का मतलब 4 था, ये तो सही है। लेकिन अगर हम यहाँ पर ऊपर NA लिख दें तो NA कितना था, NA का मतलब था A के पास 3 पॉइंट थे, तो NA का मतलब था 3। अगर हम इस फार्मूले का यहाँ पर यूज करें तो PA अपॉन B यहाँ पर आ रहा है 3/4, लेकिन ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, आइए आपको समझाता हूँ। बच्चों इसका मतलब था इवेंट A के होने की प्रोबेबिलिटी, जबकि आपको ये बता दिया गया है कि इवेंट B हो चुकी है। जब हमको ये बता दिया गया था कि इवेंट B हो चुकी है तो हमको ये पता चल चुका है कि 3 4 5 6 में कोई एक नंबर ऊपर आया है। अब हम चाहते क्या है, हम A की तरफ देख रहे हैं कि इवेंट A हम चाहते हैं कि हो जाए। लेकिन अब एक कॉन्सेप्ट थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर इवेंट B हो चुकी है और हम चाहते हैं कि अब भी हमारे पास ये आशा है कि इवेंट A वहाँ पर हो जाए, तो बच्चों उस आशा को जिंदा रख रहा है केवल ये पॉइंट 3। 1 और 2 अब नहीं आ सकते। क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि अगर हमको ये पता चल चुका है कि इवेंट B हो चुकी है तो इन्हीं 4 नंबर में से कोई एक नंबर आया है और यहाँ पर 1 और 2 नहीं है। इसका मतलब हो गया कि अगर इवेंट A अब होगी तो वो 3 के दम पर होगी, 1 और 2 वहाँ पर नहीं होंगे। इसका मतलब यहाँ पर वास्तव में 3 नहीं होना चाहिए था, बल्कि यहाँ पर होना चाहिए था केवल एक नंबर। कौन सा, 3। यानी कि हमारे पास केवल एक ही आउटकम वहाँ पर ऐसा है जो हमको जीत दिलवा सकता है, जिससे हम जीत सकते हैं, जिससे हमारी इवेंट हो जाएगी। तो हमारी इवेंट A केवल तभी हो पाएगी जब नंबर 3 वहाँ पर ऊपर आया हो। 1 और 2 अब नहीं आ सकता क्योंकि इवेंट B हो चुकी है और B के पास 1 और 2 नहीं थे।
तो बच्चों अब आपने देखा कि ये फॉर्मूला रॉन्ग हो गया, तो आंसर इसका सही है 1/4। अब आप कहोगे फिर ये 1 आएगा कैसे, हम कैसे समझेंगे? तो आइए अब हम फार्मूले की तरफ बढ़े। ये देखिएगा, ये इवेंट ए है और ये इवेंट बी है और ये है इनका कॉमन पोर्शन। इस कॉमन पोर्शन को ही हम लोग बोल देते हैं ए इंटरसेक्शन बी। बच्चों जब हमको ये बता दिया जाता है कि इवेंट बी हो चुकी है, ये देखो जब हमको ये बता दिया गया है कि इवेंट बी हो चुकी है, तो ए में इधर वाले जितने भी पॉइंट थे अब वो सब बेकार हैं, अब वो नहीं आ सकते, क्योंकि अगर इवेंट बी हो चुकी है तो ये पॉइंट की अब होने की पॉसिबिलिटी अब नहीं। हाँ अब हो सकता है, अब इवेंट ए केवल इसी दम पर हो सकती है कि यहाँ पर जो कॉमन पॉइंट थे वो ऊपर आए हों, यानी कि वो एक प्रकार से इवेंट बी में घटित हुए हों, तब समझ लो कि आपकी इवेंट ए भी वहाँ पर हो पाएगी। तो मेरे ख्याल से आप बात समझ रहे होगे ना। अगर आपको इवेंट बी हो चुकी है ये बता दिया गया है, तो इधर वाले जो पॉइंट थे अब वो सब बेकार हैं। हाँ इस वाले बीच वाले पार्ट में जो पॉइंट थे, अगर ये पॉइंट होंगे तो आपकी इवेंट बी भी हुई और इवेंट ए भी हो गई। तो बच्चों अब फॉर्मूला यहां पर जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, मैं यहां लिखता हूं चलो। तो फॉर्मूला यहां पर ये बन रहा है कि जब लोग निकालेंगे पी ए अपॉन बी, तो बच्चों नीचे तो आएगा एन बी। ये बात सही है, कहने का मतलब हो गया अब जो पूरा सैंपल स्पेस था आपको उससे कोई लेना देना नहीं। जब आपको ये पता चल चुका है कि इवेंट बी हो चुकी है, तो बी के पास जितनी पॉसिबिलिटीज़ थी बस उन्हीं पॉसिबिलिटी में ही कुछ होना है। तो इसका मतलब ये होगा कि बी के पास जो आउटकम्स हैं, बी के पास जो रिजल्ट हैं, बी के पास जो एलिमेंट्री इवेंट्स हैं, वही आपके लिए सैंपल स्पेस का काम करेगा। अब आप चाहते ही हो, आपके मन में लालच क्या है कि हमारी इवेंट ए भी हो जाए, तो इवेंट ए तब हो पाएगी जब बी में वो वाला पार्ट आए जो ए के साथ कॉमन था। तो ऊपर यहां पर आएगा एन ए इंटरसेक्शन बी। तो बच्चों ये हुआ हमारा फार्मूला। तो बहुत ध्यान से, बहुत अच्छी तरीके से आप इसको समझें। बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो मैं बार बार कहता हूं कि हमको उन्हें पढ़ते समय आधा समय आँख खोल करके पढ़ना और आधा समय आँख बंद करके। आँख बंद करने का मतलब आपने कॉन्सेप्ट को पढ़ा, अब आँख बंद करके आप आराम से बिल्कुल रिलैक्स होकर के बैठ जाएं और उसके बारे में मनन करें, उसके बारे में सोचें, तब हमको वो कॉन्सेप्ट, वो टॉपिक क्लियर हो पाता है। तो ये प्रोबेबिलिटी भी इसी तरीके का चैप्टर है। आप मोटरसाइकिल चलाते हुए जा रहे हैं, चलो मोटरसाइकिल की बात ना करें, मान लीजिए आप घर में ही बैठे हुए हैं, लेकिन अब आप क्या करोगे, आप आंख बंद करके अपने कॉन्सेप्ट के बारे में, अपने क्वेश्चंस के बारे में, अपने टॉपिक के बारे में, प्रोबेबिलिटी के बारे में जब सोचोगे, तब आपको ये बिल्कुल धीरे धीरे आसान लगने लगेगा और बहुत मज़ा भी आने लगेगा, एंजॉय भी करेंगे आप लोग। तो बच्चों पी ए अपॉन बी ये बन गया फार्मूला। तो पी ए अपॉन बी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है आपको एक कंडीशन दी जाती है, जिसको हम लोग एक प्रकार से हिंट भी कह सकते हैं ना। और हिंट देने के बाद क्या होता है, खास बात ये समझ लो कि सैंपल स्पेस चेंज हो जाता है। पहले हमारे पास एस सैंपल स्पेस का काम कर रहा था, अब बी हमारे लिए सैंपल स्पेस का काम करने लगता है। और अगर हम चाहते हैं कि इवेंट ए हो जाए, तो यहाँ पर ए और बी में जो कॉमन पॉइंट थे बस उनको हम लोग चाहते हैं कि वो आए। तो इसके लिए हो जाएगा पी ए अपॉन बी इक्वल टू दिस। और यहीं पर अगर हम लोग पढ़ लें पी बी अपॉन ए, तो क्या बनेगा, तो ऊपर तो भैया वही आएगा पी ए इंटरसेक्शन बी, लेकिन अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा एन ए। ठीक है ना, ऐसे। अब यहीं से मैं एक फॉर्मूला और बना रहा हूं, ये भी फार्मूले हैं, इसी से देखो प्रोबेबिलिटी के तौर पर एक फार्मूला देख लो। अगर मैं इसी बात को आगे बढ़ा दूं ऐसे, एन ए इंटरसेक्शन बी, हमने क्या किया, एन एस से डिवाइड कर दिया ऊपर भी, और नीचे था एन बी, और यहाँ पर भी हमने डिवाइड कर दिया एन एस से। एन एस का मतलब टोटल सैंपल स्पेस। तो बच्चों अब ध्यान दीजिएगा, एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन एस, इसी का मतलब हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी। इसी प्रकार से इस चीज़ का मतलब बनेगा जा करके पी बी। तो ये भी फॉर्मूला हो गया और वो भी फॉर्मूला हो गया। तो पी ए अपॉन बी, अगर आपको नंबर ऑफ द एलिमेंट्री इवेंट्स के बारे में पता है, तब आप लोग डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो ऐसे। अगर हमको नंबर ऑफ द एलिमेंट्री इवेंट्स के बारे में नहीं पता है, प्रोबेबिलिटी के बारे में पता है, तो आप इसको एज ए फॉर्मूला यूज कर सकते हो। प्रोबेबिलिटी फॉर कॉम्प्यूटिंग द इवेंट ए एंड बी बोथ
अपॉन प्रोबेबिलिटी फॉर कमिटिंग द इवेंट बी। तो बच्चों पी ए अपॉन बी ये हमारा फॉर्मूला रेडी है। इसी प्रकार से पी बी अपॉन ए बन जाएगा, है ना। लिख दें क्या उसको भी? चलो लिख देता हूं। पी बी अपॉन ए, तो ये बनेगा करके हमारे पास एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में हो जाएगा एन ए, या इसी को हम लोग कह सकते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी और अपॉन में हो जाएगा पी ए। तो बच्चों पी ए अपॉन बी यानी कि द प्रोबेबिलिटी फॉर कमिटिंग द इवेंट ए व्हाइल द इवेंट बी हैज अकर्ड ऑलरेडी, द प्रोबेबिलिटी फॉर अकरिंग द इवेंट बी व्हाइल द इवेंट ए हैज अकर्ड ऑलरेडी। इवेंट ए की होने की प्रोबेबिलिटी जबकि इवेंट बी हो चुकी है। तो ये था दोस्तों कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब और उसका फार्मूला। मेरे ख्याल से अब ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। आप 2-3 बार इस वीडियो को ठीक से देख लें। अच्छा, यहीं पर मैं 3 रिजल्ट आपको और दे रहा हूं। चलो R1 रिजल्ट नंबर 1 दोस्तों पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं पी ए प्लस पी ए डैश ये मिल करके बन जाता है 1, ठीक है ना। यानी कि इवेंट ए के होने की प्रोबेबिलिटी और इवेंट ए के ना होने की प्रोबेबिलिटी दोनों का टोटल फिर ये 1 बन जाता है। बिल्कुल इसी तरह से यूज करते हुए ये हमारा पहला रिजल्ट यहाँ पर जो बन रहा है पी, अगर हम आपसे पूछें ए डैश अपॉन बी यानी कि इवेंट बी हो चुकी है, अब बताइए ए के ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो अभी हमने जो एग्जांपल दिया था, एग्जांपल खास तौर पर लास्ट वाला, उससे आप लोग इसको जरा करके देखिएगा, मजा आएगा ना। तो ये बना करेगा बिल्कुल इसी का यूज करते हुए, ये हो जाएगा 1 माइनस पी ए अपॉन बी, 1 माइनस पी ए अपॉन बी। ओके, इसी प्रकार से आइए ज़रा हम बात करेंगे रिजल्ट नंबर 2 की, R2। बच्चों अगर हमारे पास जो इवेंट्स हैं अगर वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, अगर ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, तब अगर हम आपसे पूछें कि भाई पी ए अपॉन बी की वैल्यू क्या होगी, तो बच्चों अगर ए अपॉन बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, तो एक्सक्लूसिव इवेंट्स आप लोग जानते ही हो, ए और बी अगर दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हैं तो अगर ए होगी तो बी नहीं होगी, बी होगी तो ए नहीं होगी। अब देखिए कितना बढ़िया लॉजिक आ रहा है। पी ए अपॉन बी इसका मतलब हो गया इवेंट बी हो चुकी है, अब बताइए इवेंट ए के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आप कहोगे 0 होगी। क्यों? अगर इवेंट बी हो चुकी है तो अब इवेंट ए होगी ही नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। एक्सक्लूसिव इवेंट्स यही तो होती हैं कि अगर इवेंट बी हो चुकी है, अगर आपने कॉइन को टॉस किया, अगर हेड आ चुका है तो इसका मतलब अब टेल नहीं आएगा। तो बच्चों अगर इवेंट बी हो चुकी है तो अब इवेंट ए नहीं होगी, और नहीं होगी तो इसका मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 0। इसी में थर्ड रिजल्ट आ जाओ, R3। इफ ए एंड बी आर independent events, if A and B are mutually independent events, इंडिपेंडेंट का मतलब होता है इनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं। जैसे आप लोगों से कहा जाए एक कॉइन को 2 बार टॉस कीजिए और दोनों बार हेड आना चाहिए। पहली बार हेड आना इसको हमने इवेंट ए कहा, दूसरी बार हेड आना इसको हमने इवेंट बी कहा। अब पहली बार हेड आए या ना आए, दूसरी बार के हेड आने में उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। मान लीजिए इंडिया का जो क्रिकेट टीम का कैप्टन है वो लगातार मान लीजिए 20 टाइम्स टॉस हार चुका है। अब अगली बार उसके जीतने के चांसेस क्या होंगे? फिर वही रहेंगे। अगर वहाँ पर कॉइन को टॉस किया जाता है तो फिर उसके जीतने के चांसेस 1/2 ही रहेंगे। वहाँ पर सिक्के को दया नहीं आएगी कि भाई ये 20 बार हार चुका है, लाओ इसको इस बार हम जितवा दें।
ऐसा नहीं होगा। इसका मतलब सिक्के को आप चाहें कितनी बार भी उछालें, लगातार 50 बार टेल आया हो, अगर वो हमारा सिक्का अनबाइस्ड है, बिल्कुल फेयर है, तो अगर 50 बार भले ही टेल आया हो, फिर भी अगली बार हेड आने के और टेल आने के जो चांसेज हैं, जो प्रोबेबिलिटी है, वो 1/2 ही रहेगी। तो बच्चों, अगर ए और बी यहाँ पर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं और अगर आपसे पूछा जाए पी A/B, लॉजिक ध्यान दीजिएगा, अगर इवेंट बी हो चुकी है तो बताओ इवेंट ए के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो आप कहोगे भैया इवेंट बी हो चुकी है, इसका ए की सेहत के ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी खुद ए की प्रोबेबिलिटी के इक्वल ही रहेगी, बी से कोई लेना देना है ही नहीं। क्यों? अगर ए और बी आपस में इंडिपेंडेंट इवेंट हैं, तो अगर बी हो चुकी है तो हमको इस बात से क्या लेना देना है, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए पप्पू और राजू 2 बच्चे हैं, आपको बताया गया राजू पास हो गया है, अब बताइए पप्पू पास होगा या नहीं होगा। तो आपको अगर राजू पास हो गया या नहीं होगा उससे क्या लेना देना, पप्पू का अपना अलग रिजल्ट आएगा, उसको अपना अलग रिजल्ट चेक करना पड़ेगा ना। चलो और आगे बढ़ता हूँ बच्चों। तो ये थे हमारे पास 3 रिजल्ट यहाँ पर हमने आपको बताए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड, इस तरह से। आइए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ। अब मैं आपको बताऊंगा, हम लोगों ने एक लेक्चर पीछे पढ़ा हुआ है, वहाँ पर पढ़ा था एडिशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, हाँ क्या होती है आइए देखते हैं बच्चों। अभी भी आप लोगों ने पढ़ा PA/B कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या पढ़ा आप लोगों ने, यहाँ पर पढ़ा PA/B और अपॉन में यहाँ पर था PB। बच्चों अगर लोग PB को इधर ले आए तो PA/B की वैल्यू यहाँ से क्या बनेगी, चलो यही लिख देता हूँ, दिस इम्प्लाइज PA/B ये बनेगा करके हमारे पास PB इंटू PA/B, ऐसे। इसी प्रकार से अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा PB/A, यहाँ पर A/B था, अगर B/A हो तो क्या होता है, तो यहाँ पर होता है PA/B और अपॉन में यहाँ पर हो जाता है PA। फिर इसको इधर ले आइए तो यहाँ से आप देखोगे PA/B की वैल्यू क्या बनेगी, ये वैल्यू बनेगी आकर के PA इंटू PB/A। ये रिजल्ट नंबर 1 है और ये रिजल्ट नंबर 2 है। अगर देखा जाए तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों में सेम है, PA/B यहाँ पर भी है यहाँ पर भी, इसका मतलब PA/B की वैल्यू ये भी हो सकती है और ये भी होती है। तो मैं इसको लिख दूँ एक बार, फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1 and 2 PA/B इज इक्वल टू, आप दोनों रिजल्ट लिख सकते हो। पहला यहाँ पर क्या बनेगा PA इंटू PB/A, या इसी को लिख सकते हैं हम लोग PB इंटू PA/B। बस इसी को हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, इसी को हम लोग बोलेंगे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। अब इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा, देखना A/B का मतलब हो गया इस बात की प्रोबेबिलिटी कि इवेंट A भी हो एंड इवेंट B भी हो। इंटरसेक्शन का मतलब लोग पीछे पढ़ चुके हैं एंड। तो बच्चों इवेंट A तथा इवेंट B दोनों के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अब इसको पढ़ना देना कैसे, इसका मतलब होगा इवेंट A के होने की प्रोबेबिलिटी और मल्टीप्लिकेशन हो रहा है एंड, है ना, एंड देखो ये क्या लिखा है, जो यहाँ पर था वही कंडीशन यहाँ बना दी गई, ध्यान देना, इवेंट A की प्रोबेबिलिटी, इवेंट A के होने की प्रोबेबिलिटी। अब इसको पढ़ो, इवेंट A हो चुकी है, इवेंट A हो चुकी है, अब बताइए इवेंट B की प्रोबेबिलिटी, यानी कि PA/B हम चाहते हैं इवेंट A भी हो एंड इवेंट B भी हो, तो ऐसे पढ़ेंगे इवेंट A के होने की प्रोबेबिलिटी एंड अगर इवेंट A हो चुकी है तो इवेंट B के होने की प्रोबेबिलिटी।
या इसी को ऐसे पढ़ लो, इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी इनटू इवेंट बी हो चुकी है, अब इवेंट ए के होने की प्रोबेबिलिटी, इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी, और चूंकि इवेंट बी हो चुकी है तो अब इवेंट ए के होने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि दोनों को हो रहा है, यानी कि एक प्रकार से इवेंट ए को भी करना है, इवेंट बी को भी करना है। इसको पढ़ रहे थे ना, इवेंट ए भी होनी है, इवेंट बी भी होनी है। लेकिन यहाँ पर साथ में हमने ये बात भी बताई है भाई कि भाई इवेंट ए हो चुकी है, अब देखो इवेंट बी के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो इस थ्योरम को हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। हालांकि इस थ्योरम का एज इट इज कम ही यूज है। फिर यूज किसका है देखना, अब मैं इसी में आगे आपको एक नोट लगा रहा हूं, उसका यूज ज्यादा आप देखोगे। इसे मैंने एक नोट लगा दिया, इसी के आगे एक नोट लग रहा है, इफ द इवेंट्स ए एंड बी, इफ द इवेंट्स ए एंड बी आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट। बच्चों अगर हमारी इवेंट्स कैसी हैं, इंडिपेंडेंट हैं, अगर हमारी इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं तो देखिएगा पी ए इंटरसेक्शन बी क्या बनेगा, इससे करो या इससे करो एक ही रिजल्ट आएगा। देखना मैं लिख रहा हूं, ये बनेगा पी ए इंटू अब पी बी अपॉन ए, तो पी बी अपॉन ए मैं भी पीछे डिस्कस कर चुका हूं, रिजल्ट नंबर 3 था। दोस्तों अगर ए और बी आपस में इंडिपेंडेंट इवेंट हैं तो पी बी अपॉन ए का मतलब पी बी बनेगा, है ना भाई। पी बी अपॉन ए का मतलब क्या होता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, यानी कि इवेंट बी के होने की प्रोबेबिलिटी जबकि इवेंट ए हो चुकी है। तो आप कहोगे भाई अगर ए और बी आपस में इंडिपेंडेंट हैं तो ए हो चुकी है, हमें इससे क्या लेना देना। यहाँ पर इवेंट बी की ही प्रोबेबिलिटी वहाँ पर केवल आएगी, यहाँ पर केवल इवेंट बी की ही प्रोबेबिलिटी आएगी। ठीक है बच्चों, तो पी ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होगा पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटू पी बी। तो ये थ्योरम है, ये जो फॉर्मूला है ये ज़्यादा यूज होगा। तो ये इसी से ये वाला फॉर्मूला निकला है ना। एक प्रकार से देखा जाए तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी ये है, लेकिन इसी का एक फॉर्म ही आता है, आप देखोगे इसका ज़्यादा यूज होगा। तो बच्चों इसको हम लोग अगर पढ़ें तो क्या कहेंगे, ए तथा बी दोनों के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ए की प्रोबेबिलिटी इंटू बी की प्रोबेबिलिटी। लेकिन ऐसा केवल तभी होगा जब वहाँ पर हमारे पास इवेंट कैसी हैं, इंडिपेंडेंट हैं, जब वहाँ पर इवेंट कैसी हैं, इंडिपेंडेंट हैं। अच्छा एक बात तो आप लोग जानते ही हो, इवेंट ए हो या बी हो कोई भी हो, जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 और 1 के बीच में लाई करती है। बहुत तरीक़ों से जितनी हमारी प्रैक्टिस होती जाती है तो एक ही क्वेश्चन के बारे में फिर हम कई तरीक़ों से सोचना शुरू कर देते हैं। बच्चों प्रोबेबिलिटी जो होती है वो हमेशा किसी भी इवेंट की 0 और 1 के बीच में होती है। अगर कोई नंबर 0 और 1 के बीच में है तो उनका आपस में जब मल्टीप्लिकेशन करोगे तो वैल्यू बढ़ेगी नहीं, कम हो जाएगी। जैसे आपने कहा 1/2 इंटू 1/2, तो बच्चों 1/2 और 1/2 का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 1/4 हो गया, यानी कि कम हो गया। तो ये भी एक लॉजिक आपको दे रहा हूं कि मल्टीप्लिकेशन करने में क्या होगा, प्रोबेबिलिटी कम होती है। मल्टीप्लिकेशन करने में प्रोबेबिलिटी कम होती है, ऐड करने में बढ़ेगी। 1/2 प्लस 1/2 करोगे तो 1 हो जाएगा, लेकिन मल्टीप्लिकेशन करोगे तो कम हो जाएगा। आइए थोड़ा सा एक हम लोग इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर भी समझते हैं। बच्चों एक लड़का है दीपक, दीपक के दादाजी बचपन में ही घर छोड़ करके चले गए थे और वो पहुंच गए टहलते टहलते अफ्रीका। दोस्तों फिर वो पूरे जीवन भर अफ्रीका में ही रहे, लेकिन बूढ़ा होने के बाद अचानक उनके मन में जो भी आया हो वो अपने देश वापस आ गए। दीपक से मिले आकर के, घर वालों से, सब लोगों से मिले आकर के। तो कुछ दिन रहने के बाद उन्होंने एक ये डिसीजन लिया, उन्होंने कहा मैं अपनी सारी जायदाद दीपक को देना चाहता हूँ। तो अब ये हुआ कि भाई इतनी आसानी से आप अपनी सारी जायदाद दीपक को क्यों देंगे, तो उनका चलिए मैं एक कंडीशन लगाता हूँ। उन्होंने उसको एक डाइस दी और कहा दीपक इस डाइस को थ्रो करेगा, अगर ऊपर 6 आ जाता है तो मैं अपनी सारी जायदाद दीपक को दे दूंगा। तो दीपक को 6 लाने की जो प्रोबेबिलिटी थी वो थी कितनी, 1/6,
क्योंकि कुल आउटकम्स वहाँ पर 6 होते हैं और उसके पास केवल एक फेवरेबल आउटकम था 1, तो इसका मतलब हो जाएगा 1/6। अच्छा, तो लोगों ने, लेकिन जो उनके और भी रिश्तेदार थे, दीपक के दादाजी के जो और भी रिश्तेदार थे, उन्होंने कहा नहीं भाई, आप इतनी छोटी शर्त के आधार पर सारी जायदाद का डिसीजन नहीं लीजिए, शर्त को थोड़ा सा कठिन कीजिए। तो दादाजी ने कहा ठीक है, मैं शर्त को थोड़ा सा कठिन करता हूँ। उन्होंने कहा दीपक 2 बार डाइस को थ्रो करेगा और दोनों बार उसको 6 लाना होगा। अब सोच के देखो, शर्त आसान हो गई या कठिन हो गई? तो दोस्तों शर्त कठिन हो गई। अब उसको 2 बार 6 लाना है, यानी कि उसके जीतने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कम होगी। ये लॉजिक जा रहा है। अगर जीतने की प्रोबेबिलिटी कम होगी यानी कि मल्टीप्लिकेशन की तरफ हम लोग देख सकते हैं। और बात भी सही है दोस्तों, वो दीपक पहले डाइस को थ्रो करेगा, उसको 6 लाना है, एंड फिर वो दोबारा डाइस को थ्रो करेगा, उसको फिर 6 लाना है। अब पहली बार 6 आया या नहीं आया, दूसरी बार के 6 आने के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि इनको अगर हम ए और बी 2 इवेंट माने तो ये दोनों इवेंट यहां पर इंडिपेंडेंट हो गई। ठीक है ना? तो वहां पर आप लोग एक प्रकार से यही फॉर्मूला भी समझ सकते हो, यानी कि पहली बार भी 6 आए एंड दूसरी बार भी 6 आए। तो इसका मतलब क्या फॉर्मूला बना? पहली बार 6 आने की प्रोबेबिलिटी इनटू दूसरी बार 6 आने की प्रोबेबिलिटी। तो पहली बार 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/6 एंड दूसरी बार 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/6। और चूंकि यहां पर दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट थी, इसलिए टोटल प्रोबेबिलिटी के लिए हमने क्या किया? मल्टीप्लिकेशन किया। तो कुल मिलाकर के अब दीपक के जीतने की जो प्रोबेबिलिटी थी वो थी 1/36। यानी कि शर्त कठिन हो गई थी। पहले उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/6 थी और अब उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/36 हो गई। तो ये था लॉजिक, ये था कॉन्सेप्ट। हालांकि बच्चे कहते हैं कि सर कहानी को पूरा भी कर दीजिए कि दीपक शर्त जीत पाया या नहीं जीत पाया। तो मैं आपको बता दूं, दीपक ने चांस लिया और उसने 2 बार डाइस को थ्रो किया और दोनों बार 6 ले आया, जीत गया दीपक। और जब दीपक जीत गया तो दादाजी ने अपनी सारी संपत्ति जो थी वो दीपक के नाम कर दी। फिर दीपक उसी में से कुछ पैसे मिला करके अपने लिए एक बढ़िया सी साइकिल ले आया। अब आप कहोगे दादाजी की संपत्ति क्या थी? तो जी हाँ, दादाजी की संपत्ति काफ़ी कम थी, क्योंकि दादाजी बहुत बचपन में ही अफ्रीका चले गए थे, कोई पढ़े लिखे नहीं थे, वहाँ पर वो भीख मांगा करते थे। तो इस प्रकार से ये कहानी पूरी हुई और आपका ये आज का जो लेक्चर था वो भी यहाँ पर कंप्लीट हुआ। ठीक है बच्चों, तो आज मैंने आप लोगों को बताया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में, और उसी पर बेस्ड हमने आपको 3 रिजल्ट भी दिए। और फिर हम लोगों ने पढ़ा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी के बारे में, और वहीं पर अगर हमारी इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं तो ये एक फार्मूला है जो बहुत काम का है। ठीक है बच्चों, तो चलिए मुलाकात होती है आप लोगों से फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।